विद्यार्थियों, आज हम देखने जा रहे हैं क्वांटम यांत्रिकी के कुछ बेसिक पोस्टुलेट्स। तो सबसे पहला है इसमें ऑपरेटर क्या है। अब ऑपरेटर हम समझते हैं कि मैथमेटिक्स में हम जो यूज़ करते हैं प्लस माइनस, और अभी तक आप इंटीग्रल कैलकुलस पढ़ चुके हैं, उसमें इंटीग्रेशन करते हैं। डिफरेंशियल कैलकुलस में आप डिफरेंशियल करते हैं। ये सभी भी क्या है, एक प्रकार के ऑपरेटर हैं। यहाँ हमारा ऑपरेटर से क्या तात्पर्य है, इसका मतलब कि अगर कोई भी संकारक किसी भी फलन पे संक्रिया करेगा तो उसके फलस्वरूप हमें दूसरा फलन प्राप्त होगा। तो हम ये किसी ऑपरेटर को अगर ए ओ पी से दर्शा रहे हैं और वो फलन जिस पर कि ये संकारक कार्यकारी है वो है साई, तो इसके कार्य करने के फलस्वरूप हमें एक दूसरा फलन मिलेगा जिसे हम किससे लिखते हैं, फाई से। जैसे उदाहरण के रूप में मैंने मान लो यहाँ पे ले लिया एक सिंपल सा एग्जांपल कि साई है साइन के एक्स, और ऑपरेटर मेरा मान लो डिफरेंशियल ऑपरेटर है। सिंप्लिसिटी के लिए इससे आप बहुत परिचित हैं। तो अगर मैं साइन के एक्स का डिफरेंशियल करूँगी तो मुझे एक दूसरा फलन मिलेगा, वो हो जाएगा के कॉस के एक्स। और ये बात हमेशा हमें ध्यान रखनी है कि जो संकारक है वो हमेशा फलन के बाईं ओर लगता है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि संकारक हमेशा जब किसी भी फलन पे ऑपरेट करेगा तो वो दाईं ओर से ऑपरेट करेगा। इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं। और अब हम डिफाइन करते हैं रेखिक संकारक क्या होते हैं। रेखिक संकारक वो होते हैं जो, जैसे कि यहाँ पर अगर मान लें कि ए ओ पी रेखिक संकारक है और वो दो फलनों साई वन प्लस साई टू पे काम कर रहा है, तो हमें क्या मिलेगा कि ए ओ पी साई वन प्लस ए ओ पी साई टू, यानी वो लीनियरली इस पर ऑपरेट करेगा और एक लीनियर फंक्शन हमें मिलेगा। और मान लो अगर ये जो फलन है कांस्टेंट से गुणा हो रहे हैं, यानी कि पहला फलन साई वन की बजाय क्या है, ए साई वन है, और दूसरा फलन मेरे पास साई टू की बजाय बी साई टू है, तो कांस्टेंट पे फलन ऑपरेट नहीं करेगा, ये लीनियरली किस पे ऑपरेट करेगा, साई वन और साई टू पर। तो उसके फलस्वरूप मुझे क्या मिलेगा, ए फंक्शन किस पे ये जो फलन है साई वन पे कौन सा फंक्शन ऑपरेट करेगा, ए ओ पी। अब बी, और यही संकारक किस पे ऑपरेट करेगा, साई टू पे, क्योंकि ये एक लीनियर ऑपरेटर है तो लीनियर रिलेशन को फॉलो करते हुए ऑपरेट कर रहा है। तो ए ओ पी साई वन का मान मुझे मिल गया फाई वन, तो ये बन गया ए फाई वन, और ए ओ पी साई टू का मान मुझे मिल जाता है साई फाई टू। तो यहाँ पे लीनियरली ऑपरेशन के फलस्वरूप मुझे क्या मिलता है, ए फाई वन प्लस बी फाई टू। और यहाँ अगर मैं कहूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, सिंपली फाई वन प्लस फाई टू। इसको मैं और भी दिखाना चाहूँ तो क्या दिखा सकती हूँ, क्योंकि ए ओ पी की साई वन पे क्रिया के फलस्वरूप मुझे क्या मिलता है, फाई वन फलन मिलता है, और इसी संकारक की दूसरे फलन पे क्रिया के फलस्वरूप मुझे क्या मिलता है, फाई टू। तो मैं इसको फाई वन प्लस फाई टू से भी दर्शा सकती हूँ। अब अगला है मेरे पास शून्य संकारक। अगर कोई ऑपरेटर किसी भी फलन पर इस तरह से कार्यकारी हो कि परिणाम में मुझे क्या मिल जाए, शून्य मिल जाए, तो ये जो ऑपरेटर है वो क्या कहलाता है, नल ऑपरेटर कहलाता है। और इस नल ऑपरेटर को हम किससे लिखते हैं, शून्य से भी हम दिखा सकते हैं इसको, या फिर ओ भी मैं कह सकती हूँ, ओ ए पी, यानी कि ए ओ पी की बजाय मैं इसको एक दूसरे संकेत चिन्ह से दर्शा देती हूँ और वो कहलाता है जीरो ए ओ ए पी भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि नल का मतलब ज़ीरो। तो इट सेल्फ में यही बता देगा कि ये नल ऑपरेटर है। अगला ऑपरेटर है यूनिट ऑपरेटर, कि अगर कोई ऑपरेटर किसी फलन पे इस तरह से कार्यकारी हो कि मुझे वही स्वयं फलन मिल जाए, तो इसका मतलब ये संक्रिया क्या हो रही थी, इकाई संक्रिया हो रही थी। तो इसको मैं आई ओ पी से दर्शा सकती हूँ इस ऑपरेटर को उस स्थिति में। तो जब आई ओ पी वन है तो इसका मतलब अगर ये इस पर कार्यकारी भी होगा तो मुझे क्या मिलेगा, इकाई वही ऑपरेटर पुनः मुझे वही फलन मुझे दोबारा मिल जाएगा। यानी ऑपरेटर इकाई या संकारक जब किसी फलन से संक्रिया करेगा तो मुझे वही संकारक पुनः मिल जाएगा। अब अगले हम ये देखते हैं कि संकारकों का रेखिक संकारक जैसे मैंने अभी डिफाइन किए हैं, तो इन रेखीय संकारकों का जब मैं योग करती हूँ तो दो ऑपरेटर है मेरे पास और दोनों एक ही फलन पे ऑपरेट हो रहे हैं, तो ये लीनियरली आपस में ऑपरेटर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो ये जो ए ओ पी प्लस बी ओ पी, ये जो दो संकारक जुड़े और इनका जो योगफल मुझे सी ओ पी मिला, वो कहलाता है एडिटिव ऑपरेटर या योज्य संकारक। अब ये जो योग वाला है ऑपरेटर, दोनों का दो ऑपरेटरों का जो योग है वो क्रम विनिमय का पालन भी करता है और सहचर्य नियम का भी पालन करता है, जो कि आप शुरू से गणित में पढ़ते आ रहे हैं कि ए ओ पी अगर क्रम विनिमय का पालन करता है तो ए ओ पी प्लस बी ओ पी का मान किसके बराबर होगा, बी ओ पी प्लस ए ओ पी, यानी क्रम उलटने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अगर सहचर्य का पालन करता है तो हम ए ओ पी बी ओ पी को पहले अप्लाई करें, फिर प्लस किसका करें, सी ओ पी करें, या फिर
AOP प्लस BOP प्लस COP करें, एक ही बात है। तो ये सेचरी नियम और कॉम्ब विनिमय का पालन करता है जब रेखिक संकारकों का योगफल किया जाता है। लेकिन अगर मैं रेखिक संकारकों का गुणनफल कर रही हूँ तब क्रम विनिमय का पालन नहीं होता। क्यों? क्योंकि AOP BOP साई देगा मुझे COP साई, तो BOP और AOP यानी उलट दिया जब मैंने इनका क्रम तो मुझे मिलता है कोई अन्य संकारक जिसे मैं DOP कहती हूँ। तो इसलिए मुझे ये दोनों गुणनफल में, संकारकों के गुणनफल में क्रम विनिमय का पालन नहीं होता है। और अगर ये अगर ये इकाई संकारक हो जाएं, यानी AOP और इन दोनों का गुणनफल इस तरह से हो कि ये 1 हो जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों संकारक क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे। उस स्थिति में AOP को मैं BOP इन्वर्स भी कह सकती हूँ और BOP को AOP इन्वर्स भी कह सकती हूँ। और अगर AOP साई 0 हो जाए, यानी ये 0 संकारक हो AOP, तब उस स्थिति में इसका व्युत्क्रम संकारक नहीं होगा। और अगर व्युत्क्रम संकारक एग्जिस्ट करता है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि अगर कोई संकारक किसी फलन साई पे लग रहा है और उसके फलस्वरूप मुझे फाई मिल रहा है फलन, तो अगर मैं इसका इन्वर्स ऑपरेटर फाई पे लगा दूंगी तो मुझे पुनः वही फंक्शन साई मिल जाएगा। और दो गुणनफल भी मैं संकारकों का कर सकती हूँ। तो AOP स्वयं का स्वयं के साथ जब गुणनफल होगा तो AOP और AOP मिलके क्या बन जाएगा, AOP का वर्ग। इसलिए इसी प्रकार AOP को मैं n टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो क्या आ जाएगा, AOP की पावर n आ जाएगी। तो मैं उनका गुणनफल भी दिखा सकती हूँ। अब अगला काम मैं इसमें दिखाने जा रही हूँ कि संलग्न ऑपरेटर क्या होते हैं, एडजॉइंट ऑपरेटर। और ऐसे ऑपरेटर जो इस संक्रिया को सेटिस्फाई कर रहे हैं या इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं वो कहलाते हैं एडजॉइंट ऑपरेटर। क्या रिलेशन है कि अगर मान लो मेरे पास दो संकारक हैं AOP और BOP, और वो इस तरह से दो फलनों साई 1 और साई 2 पर स्वतंत्र रूप से काम करते हैं कि BOP साई 1 का स्टार इंटू साई 2 डीटा अगर मैं करती हूँ तो उसका मान साई 1 का स्टार AOP साई 2 डीटा के बराबर आ जाए, तो यहाँ पर BOP जो है AOP का एडजॉइंट ऑपरेटर कहलाएगा। और एडजॉइंट के लिए हम किससे साइन से दिखाते हैं, ये प्लस का बड़ा सा साइन है, ये कहलाता है डिगर का साइन। इसमें प्लस में अगर आप देखें तो ये वर्टिकल लाइन थोड़ी सी बड़ी हमने दर्शाई है, तो ये कहलाता है डिगर साइन। और ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एडजॉइंट ऑपरेटर को बताने के लिए यूज़ किया जाता है। तो BOP चूँकि AOP का एडजॉइंट ऑपरेटर है तो इसको इसलिए यहाँ पर AOP के डैगर से भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है संलग्न संकारक की, कि अगर कोई भी एक संलग्न संकारक मेरे पास है और उसका पुनः मैं संलग्न संकारक निकालूं तो स्वयं संकारक ही मुझे मिल जाएगा। यानी AOP का डैगर करके पुनः डैगर किया, यानी AOP संकारक का संलग्न संकारक लिया और उसका पुनः संलग्न संकारक निकाल दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, यानी 2 बार वही क्रिया करने पर मुझे पुनः वही संकारक मिल जाता है। और दो संकारकों का गुणनफल का संलग्न संकारक उन संकारकों के एडजॉइंट के पृथक पृथक संलग्न संकारकों के गुणनफल के बराबर होता है। यहाँ दो संकारक मैंने AOP और BOP लिए हैं और इनका गुणनफल करके इसका एडजॉइंट निकाला है, तो वो किसके बराबर होगा, इनके अलग अलग एडजॉइंट के ऑपरेटरों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। यानी AOP BOP का जो एडजॉइंट आएगा वो आ जाएगा BOP का एडजॉइंट और AOP के एडजॉइंट ऑपरेटर के बराबर। इसी तरह अगर मैं प्लस माइनस करके इनको जोड़ रही हूँ तो भी मुझे एक बात यहाँ ध्यान रखनी है, तो AOP BOP का जो एडजॉइंट ऑपरेटर होगा, एक बात यहाँ ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ये उसके गुणनफल के तो बराबर है, लेकिन यहाँ पर जो इसकी हम ये कहते हैं कि इसकी जो स्थिति है वो बदल गई है। यानी कि पहले AOP का डैगर मैंने नहीं निकाला है, पहले मैंने किसका डैगर निकाला है, BOP का ऑपरेटर का डैगर निकाला है, बाद में AOP का डैगर निकाला है। तो एक बात ध्यान रखें, तो इसका मतलब मैं यहाँ ये कह रही हूँ कि दो फलनों के गुणनफल का जो एडजॉइंट ऑपरेटर है वो उनके अलग अलग पृथक पृथक संलग्न संकारकों के गुणनफल के प्रतिक्रम के बराबर है। यहाँ मुझे ये विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ मुझे AOP डैगर और इंटू BOP डैगर मुझे नहीं दिखाना है, मुझे क्या दिखाना है, BOP डैगर इंटू AOP डैगर, यानी क्रम मुझे उलटना है अगर मुझे एडजॉइंट ऑपरेटर दिखाना है। तो ये बात यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए अगर मैं AOP प्लस BOP प्लस माइनस BOP इंटू AOP का एडजॉइंट ऑपरेटर निकाल रही हूँ तब ये बन जाएगा, पहले इसका करूँगी एडजॉइंट फिर इसका एडजॉइंट निकालूंगी, तो इसका एडजॉइंट पहले का जब मैं निकालूंगी तो ये रिवर्स होकर क्रम में क्या बन जाएगा, BOP का एडजॉइंट इंटू AOP का एडजॉइंट। और यहाँ अगर मैं इसको रिवर्स करूँगी तो क्या बन जाएगा, AOP का एडजॉइंट
इंटू BOP का एडजॉइंट, यानी क्रम आपको बदलना है, ये आपको ध्यान रखना है। और अब है यूनिटरी ऑपरेटर। और यूनिटरी ऑपरेटर क्या होता है कि अब अगर AOP और AOP का मैंने एडजॉइंट ऑपरेटर लिया तो आप जानते हैं वो किसके बराबर हो जाएगा। यहाँ पर AOP का एडजॉइंट प्लस AOP के बराबर हो तो ये क्या मान आएगा, 1 आएगा। तो ऐसे स्थिति में जो AOP है वो क्या कहलाता है, यूनिटरी ऑपरेटर कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसके एडजॉइंट का स्वयं के साथ जो गुणनफल है वो क्या देता है, 1 देता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूनिटरी ऑपरेटर का जो एडजॉइंट है वो उसका खुद का प्रतिलोम संकारक होता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि OP एक ऐसा संकारक है, UOP, जिसका प्रतिलोम संकारक कौन होता है, उसका स्वयं ही संलग्न संकारक होता है। यानी UOP अगर यूनिटरी ऑपरेटर है उसका मैं इन्वर्स लेती हूँ तो वो क्या आ जाएगा, UOP का एडजॉइंट ऑपरेटर आ जाएगा। उसका मैं डैगर लगा के उसको मैं प्रदर्शित करती हूँ। तो ये था आपके पास किस तरह से हम एकी के संकारक को परिभाषित करते हैं। अब हम अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं इसका, वो है आइगन फलन और आइगन मान। अब आइगन फलन क्या चीज़ है कि आपने एक ऑपरेटर लिया है, उसको किसी फलन पे ऑपरेट किया है और ऑपरेट करने के फलस्वरूप आपको एक वैल्यू मिलती है, एक मान मिलता है और वो फलन स्वयं मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में यानी ऐसा फलन जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, जिसमें हम किसी फलन पर उसको ऑपरेट करते हैं तो एक आइगन वैल्यू मिल, एक मान मिलता है और फलन इटसेल्फ में मिल जाता है। तो ये जो ऑपरेटर है ये कहलाता है आइगन ऑपरेटर, ये फलन कहलाता है आइगन फलन। ये जो वैल्यू आई है जिसको मैंने यहाँ A से दर्शाया है ये कहलाता है आइगन वैल्यू, और साई हम बता ही चुके हैं कि आइगन फंक्शन कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो A आइगन मान मुझे मिला है वो किसी संकारक से जुड़ी प्रेक्षण या योग्य राशि साई के एकल मापन से प्राप्त संभव मान है। तो मान लो एग्जाम्पल के लिए मैंने POP ऑपरेटर लिया, यानी क्वांटम मैकेनिक्स में हम कुछ ऑपरेटर डिफाइन करते हैं, मोमेंटम के संगत ऑपरेटर, एनर्जी के संगत ऑपरेटर, काइनेटिक एनर्जी के संगत ऑपरेटर और बहुत से ऑपरेटर हम आपको बताएंगे यहाँ पर जो हम धीरे धीरे अध्ययन करेंगे। तो जो मोमेंटम के संगत ऑपरेटर है वो किस तरह से डिफाइन किया जाता है, माइनस आइटा h क्रॉस डेल डेल x के द्वारा डिफाइन किया जाता है। तो अब मैं इसको किसी फलन पर साई पर ऑपरेट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, स्वाभाविक है इसके संगत ऑपरेट करने पर मुझे क्या मिल जाता है, मोमेंटम का मान मिलता है और फलन मिलता है। तो जैसे कि मान लो यहाँ पर अगर मैं POP के एक संगत आइगन फलन ले रही हूँ वो क्या है, आइटा अपॉन h क्रॉस PX, और अगर मैं इसका जब डिफरेंशियल करूँगी तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइटा अपॉन h क्रॉस जो है आइटा अपॉन h क्रॉस इंटू P बाहर आ जाएगा और क्या मिलेगा, x आ जाएगा, मतलब सेम वैल्यू फिर आ जाएगी। तो इसको अगर मैं दिखाऊं तो इसको मैं डिफरेंशियल करती हूँ तो डेल डेल x ऑफ अगर मैं करती हूँ e की पावर आइटा अपॉन h क्रॉस PX करती हूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, आइटा अपॉन h क्रॉस P डेल डेल x का मान क्या होता है, 1 होता है। तो अगर मैंने और इसका आइटा का e की पावर आइटा x का करते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, पुनः e की पावर आइटा आई की पावर x का पुनः e की पावर x मिलता है। तो यहाँ पर e की पावर x का किया तो e की पावर x हो गया और फिर x इसके ऊपर वाले फलन का किया तो मुझे क्या मिल गया, आइटा अपॉन h क्रॉस इंटू P मिल गया। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो ये फलन पुनः यही का यही ही मुझे यहाँ मिला है। तो अगर ये साई फंक्शन आपका ये फलन है तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि ये फलन मुझे पुनः का पुनः एज इट इज़ मिल गया है और साथ में एक राशि मिली है। तो ये जो राशि आएगी वो क्या हो जाएगी, आइगन वैल्यू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्योंकि ये वाला जो समीकरण है ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मेरे ऊपर वाले जो मैंने इक्वेशन दिखाई है आइगन वैल्यू की, आइगन फंक्शन की जो मैंने एक समीकरण दिखाई है उसको ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ पे AOP जो ऑपरेटर मेरे पास डेल डेल x है वो क्या हो गया, आइगन ऑपरेटर हो गया। और e की पावर आइटा अपॉन h क्रॉस PX इसके लिए क्या हो गया, एक आइगन फंक्शन हो गया, और आइटा अपॉन h क्रॉस P हो गई आइगन वैल्यू। तो इस तरह से हम आइगन फंक्शंस का पता लगा सकते हैं और उनके आइगन वैल्यू देख सकते हैं। अगर हम ये मान लें कि किसी आइगन मान के संगत एक से अधिक फलन हो, यहाँ पर तो हम ये एक ही फलन की अभी बात कर रहे थे, तो अगर एक से अधिक फलन होते हैं तो ये आइगन मान क्या कहलाता है, अभ्रष्ट कहलाती है। तो अभ्रष्टता को हम यहाँ देख रहे हैं
तो आपके पास किसी एक आइगन वैल्यू के संगत बहुत सारे जो आपके पास तरंग फलन उपलब्ध होते हैं, वेव फंक्शन उपलब्ध होते हैं, वो आपके पास आइगन वैल्यू क्या कहलाती है? एक से अधिक स्वतंत्र आइगन फलन होने पर वो आइगन वैल्यू क्या कहलाती है? अभ्रष्ट कहलाती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर मान लो मेरे पास एक ऑपरेटर AOP है, उसके संगत फलन साई 1 पर मैंने ऑपरेट किया तो भी मुझे आइगन वैल्यू क्या मिली? A मिली, और वही फंक्शन मिल गया, यानी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह साई 2 भी किसको सेटिस्फाई कर रहा है? आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। साई 3 भी किसको सेटिस्फाई कर रहा है? आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इस तरह से n वैल्यू भी मुझे मिल सकते हैं। और अगर ये सारे लीनियर ऑपरेटर हैं तो इन सबका एक लीनियर संयोजन भी क्या होगा? उसका एक आइगन फलन फंक्शन होगा। तो इसका मतलब ये सब अगर मैंने देखा, इनको आइगन फंक्शन में क्यों इनको, अब ये तो ऐसी जो स्टेट है वो क्या हो जाएगी? अभ्रष्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि साई 1, साई 2, साई 3 सबके संगत जो आइगन वैल्यू है वो सेम है, वो A है। तो इसका मतलब आइगन मान A के संगत n आइगन फलन है। तो ये स्टेट कैसी है? अभ्रष्ट स्टेट है। अब यहाँ पर इसको हमने इस तरह से भी दर्शाया है कि इसका मतलब फाई 1 का मान साई का क्या हो जाएगा? B1 साई 1 प्लस B2 से, यानी इनका कोई लीनियर संयोजन भी एक कांस्टेंट से गुणा करके इनको हमने क्या किया है? लीनियर संयोजन किया है इनका। तो यहाँ पर ये भी इसका क्या होगा? एक इसी फंक्शन को ये भी क्या करेगा? इसी इक्वेशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह से हम अभ्रष्टता को डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी के संगत संकारक हम ले सकते हैं, जैसे कि KOP मैंने लिया है। काइनेटिक एनर्जी के संगत संकारक क्या होता है? -h×2 डेल टू डेल एक्स स्क्वायर। और अगर मैं साई 1 मान लो क्या ले रही हूँ यहाँ पे? साइन KX, और इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करूँगी तो आपको अच्छे से पता है मुझे क्या मिल जाएगा? h×k² साइन KX। तो यानी ये साइन KX को मैंने ऑपरेटर यहाँ जो मेरे पास फंक्शन साइन KX था, साई 1 जो साइन KX मैंने लिया वो एज इट इज़ मुझे मिल रहा है। तो ये आइगन इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है और आइगन वैल्यू क्या मिल रही है? h×2k²/2m। इसी तरह साई 2 अगर मान लो मैं cos KX ले लूँ और पुनः KOP ऑपरेटर लगाऊँ इस साई 2 यानी कि cos KX पे, तो वापस मुझे क्या मिलेगा? h×2k²/2m cos KX, यानी ये भी आइगन वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। लेकिन आइगन वैल्यू यहाँ अगर हम देखें तो साइन को x लेने पर भी और cos KX लेने पर भी मुझे सेम आइगन वैल्यू मिल रही है, और वो है h×2k²/2m। तो यहाँ मैं ये कह सकती हूँ कि काइनेटिक एनर्जी ऑपरेटर के संगत साइन KX और साइन KX और कोएक्स कैसे हैं? साइन cos KX कैसे हैं? ये दोनों ही फलन कैसे हैं? यहाँ पर ऐसे फलन है जो कि सेम आइगन वैल्यू को जन्म दे रहे हैं, इसलिए ये कैसे हैं? अभ्रष्ट स्टेट है। इसलिए ये स्टेट कैसी है? डीजनरेट स्टेट है। यानी KOP के संगत KOP अब जो भी किसी भी पार्टिकल की अवस्था को निरूपित कर रहा है वो अवस्था कैसी है? डीजनरेट हो गई है। और वो डीजनरेट कैसे हो गई? क्योंकि साइन KX भी और cos KX भी दोनों एक ही आइगन वैल्यू को प्रदर्शित कर रहे हैं, के संगत हैं। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि साइन KX और cos KX मुझे 2 मान मिले हैं, 2 फलन मिले हैं एक ही आइगन वैल्यू के संगत। तो एक ही आइगन वैल्यू के संगत जब 2 मान होते हैं तो ये जो स्टेट है वो कहलाती है 2-फोल्ड स्टेट या डबली डीजनरेट स्टेट, इसको हम कहते हैं। अब अगर मान लो किसी एक ही आइगन वैल्यू के संगत, यहाँ मुझे एक आइगन वैल्यू के संगत मैंने कितने फलन देख लिए हैं? 2। और अगर मान लो ऐसे ही आइगन फलन, ऐसे ही किसी आइगन मान के साथ अगर मान लो मुझे n तरंग फलन मिल जाएं जो कि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट हो, तो ये अगर n भिन्न तरंग फलन मुझे मिलते हैं किसी आइगन वैल्यू के संगत, तो वो जो स्टेट होगी, जो वो स्टेट किसी संकारक से जिस संकारक से निरूपित की जा रही है वो स्टेट कैसी होगी? n-फोल्ड डीजनरेट कहलाएगी। यानी किसी संकारक के संगत किसी एक आइगन वैल्यू के मान के संगत अगर मुझे n भिन्न भिन्न फलन तरंग फलन प्राप्त होते हैं तो वह स्टेट क्या होगी? n-फोल्ड डीजनरेट होगी। और अगर किसी संकारक के किसी एक आइगन वैल्यू के संगत सिर्फ एक ही तरंग फलन मिलता है तो वो स्टेट क्या कहलाती है? नॉन डीजनरेट कहलाती है। यानी एक आइगन वैल्यू की स्टेट नॉन डीजनरेट होती है और एक से अधिक आइगन वैल्यूज़ होती हैं तो वो स्टेट कैसी हो जाती है? एक से अधिक होने पर डीजनरेट होती है। और अगर एक ही वैल्यू मुझे मिलती है, एक ही तरंग फलन उस वैल्यू के सापेक्ष मिलता है, तो
तो वो नॉन डिजनरेट होती है। यानी सिंगल वैल्यूड आपके पास जो भी आपके पास स्टेट है और उसके संगत एक ही तरंग फलन है तो वो नॉन डिजनरेट होगी। और अगर एक से अधिक उस वैल्यू के संगत तरंग फलन हो जाते हैं तो एक से अधिक होने पर वो स्टेट क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। लेकिन वो सभी संकारकों के संगत मान नहीं होता है, किसी विशेष संकारक के संगत विशेष किसी मान के लिए वो बहुत एक से अधिक भिन्न फलन हो सकते हैं, तब वो स्टेट क्या होती है, डीजनरेट होती है। सभी संकारकों के लिए संभव नहीं होता है। सभी फलनों के संगत सभी संकारक डीजनरेट हो या नॉन डीजनरेट हो ये ज़रूरी नहीं है। धन्यवाद।